दोस्तों, इस फिल्म को सही तरह से समझाने के लिए मैंने इसे 1-2 नहीं पूरे 5 बार देखा, मूल उपन्यास 10 बार पढ़ा और 1 महीने तक भौतिकी तथा दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। आपको लग सकता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपका दिमाग हिला देने वाला हूँ और आपको अपना फैन बना लूंगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही चेहरे में कैद है। ज्यादातर लोग इसे इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे पहले से ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की सोच लेकर फिल्म देखने बैठते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को सच में समझना चाहते हैं तो आपको पहले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को पूरी तरह भूलना होगा। कहानी शुरू होती है सन 1992 से। जॉन सन 1970 में बम निरोधक मिशन पर पहुंचता है, लेकिन वहीं आतंकी धमाका सब कुछ बिगाड़ देता है। मिशन असफल हो जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है। वह समय यंत्र लेने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तभी अवैध रूप से समय यात्रा करके आया मध्यम उम्र का बारटेंडर प्रकट होता है। खुद को ही समय यंत्र सौंपता है और बम के टाइमर के टुकड़े उठा लेता है। जॉन 21 फरवरी 1992 में लौटते ही प्लास्टिक सर्जरी कराता है, लंबा आराम करता है। इसके बाद उसे सम्मान पदक दिया जाता है। सर्जरी के बाद जॉन बारटेंडर के रूप में बदल चुका होता है और आखिरी मिशन के लिए तैयार होता है। उसका अंतिम मिशन होता है 6 नवंबर 1970 में जाकर अपने युवा रूप को संगठन में शामिल करना, यानी उस जॉन को जो लड़की से पुरुष बन चुका है। 6 नवंबर 1970 से कुछ हफ्ते पहले बारटेंडर ओल्ड डैडी बार पहुंच जाता है और वहां जॉन के आने का इंतजार करता है। 6 नवंबर 1970 में जॉन बार में आता है और बारटेंडर नायक से शर्त लगाता है और अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है। जो कहानी वह सुनाता है वही फिल्म की दूसरी मुख्य घटना है, लड़की जेन के जॉन बनने की कहानी। 3 सितंबर 1945 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक शिशु को अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। अनाथालय को फोन आया, कर्मचारियों ने बच्ची को पाया और उसे अपने यहाँ रखने का फैसला किया। उन्होंने उस बच्ची का नाम जेन रखा। इसके बाद जेन अनाथालय में ही बड़ी होने लगी। उसकी शारीरिक क्षमता असाधारण थी और बुद्धि तो और भी तेज। वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। समय बीतता है और कहानी पहुंचती है 1963 में। अब 18 साल की हो चुकी जेन को अब तक कोई गोद लेने नहीं आया था। इसी दौरान रॉबर्ट की नजर उस पर पड़ी। उसने एक अंतरिक्ष यात्रा कंपनी के नाम पर जेन को भर्ती किया। चयन परीक्षण के दौरान जेन की क्षमताएं आम लोगों से कहीं ज्यादा निकली। उसका प्रदर्शन इतना बेहतरीन था कि बाकी उम्मीदवार उससे जलने लगे। जब दूसरों ने जेन को निशाना बनाना शुरू किया तो उसने भी चुप रहना जरूरी नहीं समझा, सीधे हाथापाई पर उतर आई। नतीजा यह हुआ कि दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा। शारीरिक जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जेन के शरीर में दोनों लिंगों के अंग मौजूद थे। वह एक दुर्लभ इंटरसेक्स व्यक्ति थी। रॉबर्ट ने यह सच्चाई जेन को नहीं बताई, बल्कि लड़ाई झगड़े का बहाना बनाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। हालांकि उसने यह वादा किया कि भविष्य में मौका मिलने पर वह उसे फिर से बुलाएगा, लेकिन जेन को रॉबर्ट की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद वह दिन में बच्चों की देखभाल करने लगी और रात में नाइट स्कूल जाने लगी। 3 अप्रैल 1964 की रात क्लास के बाद जेन की मुलाकात एक रहस्यमय आदमी से होती है। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। बहुत जल्दी उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। कहने को जो नहीं होना था वही सबसे पहले हो गया। जेन सोचती है कि अब इसी आदमी के साथ जिंदगी गुजार देगी, लेकिन 24 जून 1964 को वह आदमी अचानक गायब हो जाता है और जेन को अकेला छोड़ देता है। कुछ समय बाद जेन को एहसास होता है कि वह गर्भवती है। 1964 के अंत में जेन एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह एक बेहद दुर्लभ इंटरसेक्स इंसान है जिसके शरीर में 2 तरह के अंग मौजूद हैं। प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके अंडाशय और गर्भाशय निकालने पड़ते हैं। हालांकि डॉक्टर यह भी बताते हैं कि चिकित्सा प्रक्रिया के जरिए उसे पूरी तरह एक पुरुष में बदला जा सकता है। 21 दिसंबर 1964 को जेन की नवजात बच्ची चोरी हो जाती है। इसके बाद कई सर्जरी के जरिए जेन पूरी तरह एक पुरुष बन जाता है। यहीं से उसका नाम जॉन हो जाता है। इसके बाद वह आईना देखने से भी कतराने लगता है। जॉन दोबारा उसी अंतरिक्ष यात्रा कंपनी में जाता है, इस बार एक पुरुष के रूप में अंतरिक्ष यात्री की नौकरी के लिए। लेकिन कंपनी के पास उसका पुराना रिकॉर्ड मौजूद था और उसके शरीर पर हुए बड़े ऑपरेशनों की वजह से आखिरकार उसे फिर से अस्वीकार कर दिया जाता है। जॉन इन सब का दोष उस रहस्यमय आदमी पर डाल देता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वह मन ही मन तय कर लेता है कि अगर कभी वह आदमी फिर मिला तो वह उसे अपने हाथों से मार डालेगा। इसके बाद जॉन न्यूयॉर्क चला जाता है और वहाँ जीवन यापन करने लगता है। इस दौरान उसने कई काम किए, कभी रसोइयां बना, कभी टाइपराइटर बेचे तो कभी शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट का काम किया। आखिरकार उसने अनमैरिड मदर नाम से भावनात्मक कहानियां लिखनी शुरू कर दी। फिर समय आता है 6 नवंबर 1970 का। 25 साल की उम्र में जॉन ओल्ड डैडी
डैडी बार पहुंचता है। यहीं उसकी मुलाकात बारटेंडर नायक से होती है और वह उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है। जॉन की कहानी सुनने के बाद बारटेंडर कहता है कि वह उस आदमी को जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था उसके सामने ला सकता है। जॉन को लगता है कि यह सब झूठ है, लेकिन बारटेंडर उसके बचपन के अनाथालय से जुड़ा नाम और उसके प्रेमी का नाम बता देता है, जबकि ये बातें जॉन ने कभी जिक्र ही नहीं किया था। यहीं जॉन चौंक जाता है। इसके बाद बारटेंडर उसे तहखाने में ले जाता है, समय यंत्र निकालता है और उसे 3 अप्रैल 1964 में पहुंचा देता है। बारटेंडर उसे समय यंत्र की कार्य प्रणाली समझाता है और कहता है कि आज रात स्कूल के गेट पर इंतजार करना, वहीं तुम्हें वह आदमी मिलेगा जिससे तुम पहली बार मिले थे। उसके बाद मारना हो या छोड़ना सब तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जो कुछ होता है वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा जेन ने पहले अनुभव किया था। जॉन स्कूल के बाहर पहुंचता है, जेन से मिलता है और धीरे धीरे समझ जाता है कि वह रहस्यमय आदमी कोई और नहीं, वह खुद ही है। अनजाने में वह उसी आदमी में बदल जाता है। इसी दौरान बारटेंडर 2 मार्च 1970 में जाता है और एक विस्फोट स्थल पर बम आतंकी से टकराता है। दोनों में झड़प होती है। बारटेंडर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वह देखता है कि उसका युवा रूप विस्फोट में झुलस चुका है। वह समय यंत्र अपने ही युवा रूप को सौंप देता है, जिससे वह 21 फरवरी 1992 में लौट पाता है। बारटेंडर घटना स्थल से बम के टाइमर के टुकड़े उठाता है और फिर 21 दिसंबर 1964 में जाकर ये टुकड़े रॉबर्ट को सौंप देता है। इसके बाद वह जेन की नवजात बच्ची को चुरा लेता है और उसे 3 सितंबर 1945 में ले जाकर अनाथालय के बाहर छोड़ देता है। वह फोन करके अनाथालय को बच्चे की सूचना देता है। सब कुछ पूरा करने के बाद वह 24 जून 1964 में लौटता है। जॉन को ढूंढता है, उसे समझाता है और उसे 12 अगस्त 1985 को मुख्यालय ले जाता है। इस तरह बारटेंडर जॉन की पूरी समय कड़ी जोड़ देता है और सफलतापूर्वक संगठन में उसकी भर्ती कर लेता है। अब बारटेंडर का अंतिम मिशन भी पूरा हो चुका होता है और वह रिटायर हो सकता है, लेकिन उसे आत्मग्लानि होती है क्योंकि बम आतंकी अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रॉबर्ट उसे समझाता है कि एक बेहतरीन एजेंट बनने के लिए हम सभी ने गलतियों से सीखा है और संगठन का इतना बड़ा बन पाना उसी की बदौलत है। इसके बाद रॉबर्ट बम के टाइमर के टुकड़ों की जांच रिपोर्ट बारटेंडर को सौंपता है और बताता है कि अंतिम गंतव्य पर पहुंचते ही तुम्हारा समय यंत्र निष्क्रिय हो जाएगा और तुम आधिकारिक रूप से रिटायर हो जाओगे। इसके बाद बारटेंडर 6 नवंबर 1970 में पहुंचता है। जॉन से हारी हुई शराब की बोतल उठाता है, बार की नौकरी से इस्तीफा देता है। इसके बाद 7 जनवरी 1975 को न्यूयॉर्क में रिटायर होने के लिए चला जाता है। उधर 13 अगस्त 1985 को जॉन जागता है, बारटेंडर द्वारा छोड़ी गई रिकॉर्डिंग सुनता है, सारी सच्चाई और अपना मिशन जानता है और काम शुरू करता है। समय आगे बढ़ता है। 1992 में जॉन 2 मार्च 1970 में बम निष्क्रिय करने जाता है, जहां उसका चेहरा झुलस जाता है। वह देखता है कि भविष्य का वही रूप उसे समय यंत्र सौंप रहा है। फिर वह 21 फरवरी 1992 में लौटता है। इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, आराम करता है और फिर उसे सम्मान पदक दिया जाता और अंततः खुद ही बारटेंडर बन जाता है। इसके बाद वह अपना आखिरी मिशन शुरू करता है, खुद को भर्ती करना। यहीं पर पूरी कहानी एक बंद समय चक्र में पूरी हो जाती है। दोस्तों, सस्पेंस अभी बाकी है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कर दीजिए।